कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में आ चुके हैं हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी, मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर हैं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी बस पहुंचने वाले हैं, कभी भी प्रोग्राम में आ जाएंगे। आज आपसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन मुद्दे जो होंगे जंतर मंतर का आंदोलन, जेन जी आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, दिल्ली में बवाल, हिंसा, इसके बाद ये चढ़ावा चोरी वाला मामला राम मंदिर वाला चल ही रहा है, और उस पर ये आ गया बांकीपुर और दतिया का उपचुनाव। बांकीपुर मेन चीज़ है कि पार्टी के अध्यक्ष की सीट बीजेपी हार गई। अब देखिए, बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। नरेंद्र मोदी की सरकार पे की सेहत पे तो कोई असर पड़ा नहीं, सरकार चल रही है। आप वो वहाँ भी हार जाओ, बिहार भी हार जाओ, बिहार की सरकार पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा। माहौल बनता है, उस माहौल का फायदा, अल्टीमेट गोल क्या है? चुनाव। मनोज जी, ठीक भाई, मेन चीज तो चुनाव है ना, हर चीज चुनाव के लिए ही हो रही है। और चुनाव में सबसे बड़ा प्राइज है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री की कुर्सी। उसके लिए है सारी लड़ाई, राहुल जी की भी, अखिलेश जी की भी, सबकी। अब इन सारे मुद्दों का मिला जुला असर यूपी के चुनाव पर क्या होने जा रहा है, ये आज हमको मनोज जी, देवेंद्र जी और विनोद जी आकर के बताएंगे। मनोज जी थोड़ा डेटा से बात करते हैं, तो वो अपना डेटा से बात करेंगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे अभी भी बताई मनोज जी ने, ये जो जंतर मंतर का प्रदर्शन चला 10-12 दिन लगातार, वहीं रोज़ाना सुबह से रात तक वहीं जाते थे ये, तो उनके पास बड़ा मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वहाँ पर क्या हो रहा था, और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। आप भी जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। आपको लगता होगा वहाँ सारे के सारे जो है बस गाली देने वाले खड़े थे सरकार को। उनका कुछ और कहना है, इसमें कुछ अलग कहना है। उन्हीं लोगों से बात की, उन्हीं लोगों से सवाल भी पूछे, नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल हुए, सरकार को लेकर भी सवाल हुए, सारी बातें हुई। जवाब क्या है, हैरान करने वाले। जितना वो शेयर कर पाए ये उनके ऊपर है, मनोज जी के ऊपर है। तो यूपी की बात करनी है आपसे सर, लेकिन यूपी से पहले मैं तो ये, जैसे आज अखिलेश यादव ने ये बांकीपुर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बांकीपुर का इलेक्शन बड़ा फेयर इलेक्शन था। बीजेपी ने बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन कराया। ये देखना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हमें कितने लोग वोट करते हैं, तो उसका जवाब उनको मिल गया। तंज में बात कही थी, लेकिन ठीक है, मौका तो मिला ही है ना, बीजेपी ने मौका दिया है, बांकीपुर का चुनाव हार गया। देखिए, आज के हिसाब से तो देखिए मानेंगे तो सही, मौका तो बीजेपी ने दिया है, लेकिन कोई एक चुनाव जीत जाने से इतने बड़े उत्साहित है और इतने बड़े प्रतिक्रिया। सर विनोद जी आगे, बस एक सेकंड सर आइए सर, स्वागत है सर आपका। सर अच्छा, आप टाइम से ही आ गए सर, कुछ आपने कुछ छूटा नहीं? फंसा हुआ था। नहीं, कोई नहीं सर। तो ऐसा नहीं है। अब रही बिहार की चुनाव की हार की, ये रूपरेखा तय हो चुकी थी। इलेक्शन के जैसे अनाउंसमेंट हुआ, कैंडिडेट का डिसीजन हुआ, इसके बाद लीडर्स का जिस तरीके से वहाँ ओपिनियन आना शुरू हुआ, और प्रशांत किशोर जितना बीजेपी का भविष्य नहीं वहाँ पे लगा हुआ था, उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर का लग चुका था। ये चुनाव उन्हें जीतना था, लेकिन इसके राजनीतिक भविष्य बीजेपी पे तो असर डालेंगे, लेकिन पड़ेगा सर, पड़ेगा। यूपी में पड़ेगा, एकदम यूपी में नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर तो पड़ेगा, वो प्रशांत किशोर बिहार के पॉलिटिक्स में जरूर असर डालेंगे, और उसमें भी जो उनके अदर्स माने विपक्षी पार्टियां अभी जो हैं उनके वोट बियॉन्ड बिहार इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे आप घुसेंगे वहां पे सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम चलता है, ये मान के चलिए। आज के डेट में भी हम लोग सर्वे करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में किसी प्रकार का असर। राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हो गया सर, राम मंदिर, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आज असेंबली नहीं चली उत्तर प्रदेश की। लोगों को पता है कि हम योगी आदित्यनाथ पे यदि हम जितना ज्यादा आक्रमण करेंगे, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच में विश्वास जो बना हुआ है उनके लिए बहुत एग्रेसिव होंगे। ये लोग सीधे पार्लियामेंट के अंदर ले आते थे कि दिल्ली का जो आंदोलन था, और दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने बैठा था, उनको पता था कि यहां से मैसेज हम दूर तक दे सकते हैं, लेकिन इसका वोट पे कितना असर पड़ेगा, ये उनका आकलन जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। यदि यही रहता और वोट का प्रभाव इतना ही इस आंदोलन से पड़ा होता, तो झारखंड में जयपाल से स्टेडियम में बच्चे बैठे हुए हैं, आज 16-17 दिन हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं जा रही कि वहां से मैसेज नहीं आ सकता। और आज मीडिया जिस तरीके से वहां पे गई है, आप देखिएगा धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आप वही बात तो कह रहे हैं जो मेरा सवाल है कि दिल्ली के आंदोलन से मैसेज जाता है ना, मैसेज जाता है, लेकिन उसका मैंने क्या बोला कि वोट पे असर होते हुए नहीं दिखेगा। अब देखिए, जंतर मंतर के लोगों की मैं 3 मुद्दे पूछे इनसे सर, 3 मुद्दे पूछे कि यूपी के इलेक्शन में असर है कि नहीं है।
बाई इलेक्शन, राम मंदिर और जंतर मंतर, इन्होंने दो का कह दिया कोई असर नहीं है, बाई इलेक्शन का कोई असर नहीं है और जंतर मंतर का भी कोई, तीनों ही तो कह दिया आपने, राम मंदिर भी कह दिया, नहीं। तीनों का ही कह रहे हैं कोई असर यूपी के इलेक्शन अब देखिए, एक जंतर मंतर के लोगों के बीच में बैठा है अकेला एजेंसी मेट्राई जो 10 दिनों तक 12 दिन तक हम लोग 10 दिनों तक पूरी एजेंसी वहां बैठकर बच्चों से पूछ रहे थे। बच्चों ने कहा कि आप हमारे जो मैं बोल रहा हूं उसको गलत डालते, हम लोग मोबाइल ही उनको पकड़ा देते थे कि ये पेपर है, आप इस पे अपना खुद ओपिनियन भरिए, वो खुद भरते थे। मीडिया क्यों डरी हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के साथ में डरा हुआ एक कोई क्वेश्चन, एक नहीं मैं सही बात बताता हूं। क्या पूछा आपने? अब एक था कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यहां पे आ रही हैं। अब सोचिए कि 38% लोगों का कहना था कि हाँ, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है, ये हमारे शिक्षा और हमारे आंदोलन से इनका लेना देना कोई नहीं है। अब देखिए, आप किसके समर्थक पे आए हैं भाई, किसका समर्थक हैं आप? जो यहां लोग आए हैं तो उनको बोलना चाहिए था। सीजेपी का 42% लोगों का लगा भाई उनको हम समर्थन करने आए हैं। कांग्रेस के 21% लोग जो थे वो कांग्रेस समर्थक वहां आए हुए थे। आपके 14% थे एसपी समाजवादी पार्टी से, 7% थे, लेफ्ट से 8 थे और धार्मिक संगठनों से जो छोटे मोटे इनके जो धार्मिक संगठन थे उससे 8% लोग वहां इकट्ठा हुए थे। अब बताइए, इस आंदोलन में इतने लोग थे, सीजेपी को 42% यदि हम किनारे कर लेते कि स्टूडेंट है, इसके बाद तो सारे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वो मान भी रहे हैं उसमें कोई बात। वो मान भी रहे हैं। अब उसमें था कि भाई कहां से पढ़ाई करने वाले थे, दिल्ली का आंदोलन था, दिल्ली के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, देश से ऐसे कुछ छोटे मोटे लोग भी आए थे, लेकिन खाने ज्यादा आ रहे थे दूसरे राज्यों से कि भाई जाकर जंतर मंतर में बांट लीजिए। दिल्ली के 18% मात्र बच्चे थे वहां पे। सौरव जी, यहां पे करीब करीब 12 से 14 लाख बिहारी बच्चे पढ़ते हैं। जो आप बिहार के चुनाव की बात कर रहे थे, उस बिहारी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मात्र 3 से 4% था। आपने ये भी पूछा आप कहां से हैं? ये भी है, सब पूछा है। दिल्ली से 18% थे, हरियाणा से 8% से, यूपी से 16%, पंजाब से 18%, राजस्थान से, बिहार से 20% और अन्य राज्यों से 12%। तो हो तो गए, सारे देश के तो आए थे सर। जो 20% बिहार से आए थे उसमें पॉलिटिकल पार्टी का आए थे। फिर मैंने इसीलिए पहले आपको वो आपका पहले वाला उसी में वो कैरी हो गया कि भाई ओनली 42% सीजेपी के नाम पर थे, बाकी पार्टियों के नाम अब सोचिए। अरे ये बताइए, फिर ये बताइए मोदी की, नरेंद्र मोदी पर क्या बोले आप? डेटा मत दीजिएगा, सर्वे है उनको सर्वे कभी भी रिलीज नहीं, मैं डेटा उस पर एक मुख्यमंत्री। अब देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री का घर का घेराव किया गया, राहुल गांधी एक नए रूप में आए, लोगों को लगा कि देश में बहुत बड़ा उनको समर्थन मिला है, सब कुछ हुआ है। सीजेपी अलग दिख रही थी, वो अलग दिख रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा कि ठीक है भाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो तो आप किसको चाहना? भाई किसी को प्रधानमंत्री तो बनाएंगे ना, देश का है। मात्र 9% लोग राहुल गांधी को कहा कि प्रधानमंत्री के बनने के लिए। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह उनसे बहुत ऊपर चले गए। अच्छा, ये वही सीजेपी, ये वही जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे थे, जंतर मंतर और के लड़के जो थे, जो वहां पे थे, कुछ एक अपने साथ तो नहीं लगे थे आप कुछ? अब ये आप कह सकते हैं, तो उनके समर्थन में मैं ले गया तो फिर कैसे होता बताइए। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मजाक की बात, जो लोग वहां बैठे गालियां ही दे रहे हैं, सारे वीडियो वही आ रहे थे। सर, फिर और आपका सर्वे कह रहा है उसमें से ज्यादातर लोग जो है या तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में थे, या वो योगी के पक्ष में थे, या वो अमित शाह के पक्ष में थे। राहुल गांधी को 9% जी, आगे भी जाऊंगा, उस गाली गलौज पे भी जाऊंगा। अब देखिए, एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव जी, जिसके ऊपर लग रहा है कि अब नए माने जो चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा दावा भी कुछ लोग कर रहे हैं। कितने लोग उनको पसंद किए कि भाई ये प्रधानमंत्री के लिए हो सकते हैं? 2% लोगों ने कहा। यूपी वाले होंगे 2%। कॉन्ट्रडिक्शन है मनोज जी, देखिए इसमें। अब मैं बताऊं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपके। आप सपा से समर्थित कितने लोग थे? 14% थे। और उसमें आप कह रहे हो 2% लोग कह रहे हैं। उस पे आप उसको करते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। अब देखिए, बदलाव नहीं चाहने वाले कि नहीं भाई प्रधानमंत्री वही रहना चाहिए, 33% लोग करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो वही रहना चाहिए। अब आप बताइए, अब आप इसका मतलब तो इस आंदोलन का पॉलिटिकली कोई फॉल आउट नहीं है? कोई फॉल आउट वो हुआ जो बाहर से आए थे, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स के मन में कुछ नहीं है। उनका एक ही था कि भाई जिस तरीके से धांधलियां हो रही हैं एग्जाम में, ठीक ये उनका सर्वे है, ये जैसे मैंने कहा वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डेटा से बात करते हैं। सर, यूपी के इलेक्शन पर फोकस बात करना चाह रहे थे हम। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कहा कि उन्होंने जेनजी वाला जो का आंकलन है वो बता दिया उन्होंने। मैं आज किसी से बात कर रहा था, उनके सर्वे पे भी बोलिएगा प्लीज आप। आज दिन में किसी सीनियर आदमी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि
बताने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ हो सकता है, यूपी के इलेक्शन में भी हो सकता है, नेशनली भी बहुत कुछ है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास बताने के लिए, काम के लिहाज से। लेकिन जब इलेक्शन जाएंगे तो इलेक्शन तो बीजेपी बिना ध्रुवीकरण के नहीं जीत सकती। वहां तो आपको पोलराइजेशन चाहिए ही चाहिए बीजेपी को इलेक्शन निकालने के लिए, यूपी जैसे स्टेट में खास तौर पर। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं आपको, 1991 से आप शुरू करिए, अगर जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एक न एक ध्रुवीकरण हुआ है, या तो जातियों का हुआ है या सांप्रदायिक। वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे। धार्मिक ध्रुवीकरण भी आप देखिए, 1991 का चुनाव हुआ जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, 221 सीटें आई बीजेपी की। राम मंदिर का मुद्दा उस वक्त बिल्कुल पीक पे शुरू हो गया था, अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल चुकी थी, मुलायम सिंह का गोलीकांड वो कार सेवकों वाला हो चुका था, और उसके बाद चुनाव हुए तो पूरी तरह से शार्प डिवीजन था। मतलब हालत ये थी उस चुनाव को, हमने तो कवर किया था, अगर आप दिल्ली से और लखनऊ तक जाएं और लखनऊ से गोरखपुर तक जाएं तो एक भी झंडा नहीं मिलता था किसी दूसरी पार्टी का। 91 की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं कभार। और तब बीजेपी की 221 सीटें आई थी, पूरा ध्रुवीकरण था। उसके बाद जब ये ध्रुवीकरण टूटा 93 में तो बीजेपी 175 पे आ गई, कम हो गई। फिर लगातार ध्रुवीकरण बीजेपी का कमजोर रहा और बीजेपी घटती चली गई। ध्रुवीकरण कमजोर होता गया, बीजेपी घटती चली गई। 2012 में तो बीजेपी 49 सीटें रह गई, 49। ध्रुवीकरण को आप हिंदू कंसोलिडेशन भी मतलब हाँ, उसी के हिंदू कंसोलिडेशन की बात। 2017 में फिर वो कंसोलिडेशन हुआ है, तब 325 सीटें बीजेपी प्लस 91 के बाद सीधे 2017 में 17 में हुआ है, क्योंकि उसके बाद लगातार बीजेपी 175। फिर तो ये राम मंदिर चंदा चोरी ये सारा मामला बीजेपी को सूट करना चाहिए। नहीं, चंदा चोरी से ध्रुवीकरण कमजोर होगा ना। चंदा चोरी का जो भी करने का, राम मंदिर की बात करने का मौका मिलेगा ना। नहीं, मौका तो मिलेगा, लेकिन मौका ये मिलेगा आपने किया क्या। आज जो महिपाल सिंह का जो आया है, जो उन्होंने SIT में दिया है, जो उनके अकाउंटेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब 800 करोड़ का बजट था, 2200 करोड़ खर्च हुए, तो ये सब चीजें तो जाएंगी ना चुनाव में। और तब मान लीजिए मैं हूं हिंदू और मैं इसलिए बीजेपी को वोट दे रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और राम मंदिर में मेरी आस्था है, लेकिन जब मैं ये सुनूंगा तो मेरी तो मैं विश्वास बीजेपी के प्रति तो डगमगाएगा ना। ये मैं नहीं करूँगी बीजेपी उसका, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत असर होगा इसका तो हिंदू ध्रुवीकरण को कमजोर करने के लिए हुआ, राम मंदिर का मामला जो है। तो आपको लगता है इसका नुकसान है भाजपा को? ये मुद्दा अब कितना नुकसान है ये मैं नहीं कह सकता। अब वो 10% है, 20% है, 5% है, 50% है, वो नहीं मेरे पास कोई उसका, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान है। जितनी बार ये मामला को उठाता, जैसे अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट में भी उठाया इस मामले को। हाँ, वो इसीलिए तो उठा रहे हैं। उनका तो पूरा फोकस ही इसी पर है। उनको लगता है कि यही हमारा कोर इशू, उनको लग रहा है ये इशू हम नहीं अगर छोड़ देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जितनी बार वो ये बात करते हैं उतनी बार योगी आदित्यनाथ जो हैं बताते हैं कि तुमने तो गोली चलाई थी, तुमने तो सरयू में खून बहाया था, क्या नहीं किया तुमने, ये तो कांग्रेस वाले, इन्होंने तो भगवान राम को मानने से मना कर दिया था, ये तो राम सेतु को नहीं मानते थे, एफिडेविट दे दिया था, इन्होंने तो कृष्ण जी की जन्मभूमि पे क्या किया, क्या अखिलेश यादव उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने तो एक बार रैली में कहा भी था ना, भाई बताओ साथ दो हमारा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी साथ दो। इसका बीजेपी के लिए राम मंदिर का इशू आज की तारीख में डिविडेंड देने वाला है या नुकसान देने वाला है? देखिए, चढ़ावा चोरी का जो मामला था वो तो निश्चित तौर पे एम्बैरेसमेंट था, है, और वो एक दाग हमेशा लगा रहेगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर इसको देखें बड़े टर्फ के हिसाब से, तो उस ग्राउंड पे जाना बीजेपी के लिए हमेशा मुफीद रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में फिर आपके पास कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग खुलकर कह सकते हैं। मान लीजिए अयोध्या पे बात अगर होगी तो चढ़ावा चंदा चोरी पे तो एक बात होगी, लेकिन फिर उस बात का डायमेंशन ये खींच के लेके जाएंगे कि कैसे कार सेवकों पे गोली चलाई गई, रामलाला टेंट में रहते थे, हमने कितना भव्य मंदिर बना दिया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमने क्या किया, देश में अलग अलग जगहों पे क्या किया। दूसरी चीज़ की जो चढ़ावा चंदा चोरी हुई, क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकेत के तौर पर भी मुख्यमंत्री तक वो तार आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। जी, ये एक बात है सर, योगी पे क्या दाग है इसका कि भाई इन्होंने कुछ किया, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, इनके कुछ लोग थे। अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे चयन होना है। प्रधानमंत्री जाके बोलेंगे तो क्या ये तार आप वहाँ तक जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। वो तार कहाँ जाके खत्म हो जाती है? चंपत राय पे। हालांकि आज पार्लियामेंट में खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना माफी मांगनी चाहिए, इस पे ट्रस्ट इनकी देखरेख में बना, सारे काम इनकी देखरेख में। जैसे लोगों के मन में क्या ये जाएगा क्या कि हाँ प्रधानमंत्री ने उन लोगों को वहाँ पे रखवाया था या वो सारी चीज़ें की थी? लंबे समय नहीं जा सकता बिल्कुल। अपोजिशन के एक बहुत बड़े चेहरे, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिस दिन पप्पू यादव जी बैठे थे बाहर, वो एकदम अपना सर पीट रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। एक तो सीरियस इशू को नॉन सीरियस बना रहे हैं। चढ़ावा चंदा चोरी में आपको सरकार को घेरना है,
गंभीरता दिखाते हुए, ये नहीं कि आप लग रहा है थिएट्रिक्स कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि जैसे ही ये ग्राउंड जाएगा, बीजेपी को यही तो चाहिए, उस ग्राउंड पे तो फिर बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी। हमें 2024 के लोकसभा चुनाव वाला माहौल चाहिए, जहाँ पे धर्म साइड हो जाए और बाकी सारी चीज़ें हो। जैसे यूपी में ग्राउंड पर बीजेपी के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं ऑलरेडी, कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ही समस्या है। उन सब चीज़ों को अगर आप उभारने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा मुफीद हो सकता है बनिस्बत। सबसे बड़ी समस्या यूपी में जो है करप्शन की है, खूब जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, जो आम आदमी रोज झेलता है, लेकिन उसको नहीं उठा पा रहे हैं आप। ये तो अखिलेश जी को ही काम करना चाहिए। हाँ, ये काम तो ये मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम कराने जाएं और बिना कुछ दिए लिया करा लाएं, तो वाकई आप मतलब फिर आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए, ये स्थिति है। लेकिन और ये तब है जब मुख्यमंत्री ईमानदार, जब ये तब है जब योगी जी में कोई दाग नहीं। यही बात कोई नहीं, शुरुआत में उन्होंने कहा कि यूपी में योगी नाम जो है उसकी करेंसी कम नहीं हुई है अभी। नहीं, योगी नाम की करेंसी कम नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में हर चीज का फैक्टर होता है। चुनाव में लीडर का भी होता है। अब आप देखिए कौन सा चुनाव था, राजस्थान की विधानसभा में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और चुनाव भी ये भी जीत गई। नहीं, लेकिन उस पर एक बात को बता दे रहे हैं, ये 2003-4 की बात बता रहे हैं आप, जब अशोक गहलोत नहीं, जीत के आए थे। नहीं, अभी जो 2003-4 में भी वसुंधरा जी जीतकर चुनाव आई थी उनको हरा के, तो उस समय भी स्थिति थी कि विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी, वही और वहां विधायक को लोगों ने हराया। थोड़ा तो फर्क करना पड़ेगा। अशोक यहाँ भी है, यूपी में भी है। अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर है, विधायकों की ब्यूरोक्रेसी की पॉपुलर भी होंगे। योगी की पॉपुलैरिटी अलग डायमेंशन की है सर। योगी की पॉपुलैरिटी में दो चीजें हैं। योगी की पॉपुलैरिटी के साथ वो हिंदू ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ, मैं वही सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर, सब मिला ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। वो एक अलग लीग की पॉपुलैरिटी है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं है, लेकिन उसमें फिर कास्ट कॉम्बिनेशन की समस्या भी आती है। यही तो चुनौती है इनकी, उसमें जो भगवा भारी रहे बस हमेशा। उसमें जो पीडीए है वो भी तो है। तो ये मतलब इसलिए क्रॉस करंट। तो आइए फिर बांकीपुर वाली बात कर लें। तो ये क्रॉस करंट, बांकीपुर में सवर्ण वर्ण नाराज थे ना, तो 100% ब्राह्मण तो पूरी तरह से नाराज थे। तो लेकिन वो केवल बिहार में नाराज, यूपी में नाराज नहीं है। देखिए, मैंने जितने बयान सुने बांकीपुर पे बिहार के लोगों के, हम लोग प्रोग्राम करते हैं इतना, तो यूट्यूब पर तो सब नीचे कमेंट आता है ना, मैं कई बार पढ़ता हूँ उनको कि लोग कह क्या रहे हैं, यूजीसी 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 यूजीसी। नीट नहीं बोलता इतना कोई, सब यूजीसी। सवर्णों की नाराजगी, सवर्णों की नाराजगी, जबकि यूजीसी अभी होल्ड पे है। यूजीसी रुक गया है, अभी होल्ड पे है। वो नियम जो थे बने थे रुक गए हो। हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई है इन लोगों की तरफ से कि क्लैरिफिकेशन उस लेवल से आना चाहिए था ना, जहां से ये समस्या आई। सरकार से आया ही नहीं, कुछ नहीं आया, तो लोगों के मन में वो नाराजगी तो है। वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। सौरव जी, जो बांकीपुर का आया, आप देखिए कि जंतर मंतर के बाद बड़ी विद्रोह हुए, बहुत सारे शहरों में आप देखे होंगे आगजनी हुई, हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, उसमें बिहार पहला था। कहां कहां प्रदर्शन हुआ उस एरिया को भी देखिएगा, सासाराम, औरंगाबाद, पटना, छपरा, ये कौन सा जगह है जहां पे आरजेडी पिछले चुनाव में पूरी तरह से जीती हुई थी, और ये सारी सीटें बीजेपी इस बार चुनाव में जीत कर आई थी। जितने विपक्षी पार्टियां थे वो एकदम पूरी से तलमा, यहां कैसे हो सकता है ये कि बीजेपी जीत जाए। आप दिल्ली में इतने बड़े विरोध हुए, इसलिए हुए कि यहां पे आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन गई थी। लोगों ने जो हारे थे वो पूरी तरह से आक्रोशित थे कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है। आप चले जाइए महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा विरोध वाला एरिया था पूना, वहां एनसीपी का एरिया है, और वहां पे बीजेपी ने सेंध लगाया। आप उसके हिसाब से देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि ये विद्रोह हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। मैं आपसे सवर्णों की नाराजगी पूछ रहा हूं। नहीं, सवर्णों की नाराजगी उस पे जा रहा हूं। सवर्णों की नाराजगी पूरी तरह से बिहार में, वो सिर्फ यूपी में नहीं है। लीजिए फिर, मैं कह रहा हूं यूपी में नहीं है। वहां पे सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर राजपूत नाराज है, और राजन तिवारी का जो मर्डर है उसको लेकर ब्राह्मण नाराज है। भरत तिवारी को मर्डर के बाद वो ब्राह्मण नाराज है। ये स्थिति है सर। आप एक चीज जान लीजिए कि सम्राट चौधरी का जो पुराना इतिहास है उसको बार बार याद दिलाया गया, तो उस करेक्टर को ऐसा नहीं आपने है कि... दो बात आप ठीक है सर, आपने
आपने ये बांकीपुर को भी आपने कहा और सवर्णों के नाराज को भी क्या आपने कहा कि ये भी बिहार तक ही इसका इफेक्ट है। दिल्ली के प्रदर्शन पर भी आप कह रहे हैं कि ये ज्यादातर जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के द्वारा किया गया उनके जोर से जो आपको विरोध दिखा वो दिखा, और इसका असर भी जो है दिल्ली तक या कुछ एक राज्यों में जो छोटे हमेशा आंदोलन अपने जगह पे ही असर डालता है। इसका दिल्ली जंतर मंतर का कोई असर यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं है सर। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, वो चीज़ नहीं सर। बिहार वाला पहले आप समझ लें कि पहली चीज़ ये कि सम्राट चौधरी को लेकर अगर कोई समस्या होती तो सम्राट चौधरी इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष रह चुके थे, डिप्टी सीएम उसके बाद बना दिया गया था, और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सबको तो ये समझ में आ ही गया था ना कि यही सीएम होने जा रहा है। तो वो रिएक्शन रहता है तो वहाँ पे सामने रातों रात तो उनको जो है पैराड्रॉप किया नहीं गया। ऐसा नहीं था कि अचानक आपने थोप दिया। दूसरी चीज़ कि बांकीपुर से बीजेपी को जो लेसन लेने वाली चीज़ है वो दो चीज़। पहली बात तो ये कि अगर उसी तरह के कैंडिडेट सिलेक्शन का अप्रोच यूपी में भी रहा जैसा बांकीपुर में किया और जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किया था, तो फिर वहाँ पर समस्या होगी। कास्ट कॉम्बिनेशन साधना यूपी में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो प्लस पॉइंट है सामाजिक तौर पे देखें, जिसको समाजवादी पार्टी और उभारने की कोशिश करती है, वो एक चैलेंज भी रहता है वहाँ पे कि उसको आप कैसे साध सकें। और तीसरा जो सबसे बड़ा टास्क मुझे लगता है बीजेपी के लिहाज से है कि बांकीपुर में उनके पूरे सिस्टम की सौरभ हार इस रूप में थी कि चुनाव से पहले तो छोड़िए, चुनाव के बाद भी जिस लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे भी हमने पूछा कि क्या है, तो वो लोग कहते थे कि पिछली बार हमें 63-64% वोट आया था, इस बार इरोजन है, थोड़ा कमी आ रही है, लेकिन 50% के आसपास तो अभी हम आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था कि भाई बीजेपी मान के चल रही है कि 50% वोट आ रहा है, और आपको आ रहा है 33-34%। और वोटिंग के बाद का आपका ये फीडबैक है, मतलब क्या कि आपका पूरा सिस्टम चरमरा के रह गया। तो वो लेसन बड़ा रहेगा। जंतर मंतर के हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जंतर मंतर की बात का दूर दूर तक कोई जंतर मंतर मतलब युवा वोटर नहीं। तो युवा वोटर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को आप ये क्यों समझ रहे हैं कि सब सारे युवाओं की नाराजगी, वो एक इशू था। उस इशू को यहाँ पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्केस्ट्रा बना के उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, और घरों में बैठे युवक उससे कनेक्ट हुए। बीजेपी की हार वहां पे फिर आ जाती है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए था कि आप रियल पिक्चर रख सकें। ठीक है, वो एक पीरियोडिक मामला था, एक समय तक रहा। अगर फिर उसी तरह का कम्युनिकेशन में अगर आपको दिक्कत होगी तो इशू तो आपके पास आएंगे। जैसे इथेनॉल तो अभी आता हुआ दिख रहा है, और अभी आप सरकार के हिसाब से देखें तो अभी भी E20 पे सरकार के हिसाब से क्लैरिफिकेशन वाला मैसेज है ही नहीं। ये मैसेज ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से कि यूथ नाराज हो गया बाय एंड लार्ज सरकार से या बीजेपी से, वो गलत है। बिल्कुल नहीं सौरभ, ये जंतर मंतर के यूथ वाले मैसेज से ज्यादा बड़ा मैसेज एथेनॉल का है, क्योंकि एथेनॉल से हर घर प्रभावित है और सीधे सीधे वो आपकी जेब पर असर डालता है। फिर मैं पूछता हूँ, उसका योगी जी से क्या लेना देना? मोदी से तो लेना देना हो सकता है, योगी से क्या लेना देना? योगी जी लेना नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब विंडो मिलती है ना आपको अपना गुस्सा निकालने की, तो ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी निकाल देता है आदमी। ये आपको लोग मिलते हैं सीरियसली बताइए जो कहते हो कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ इससे? किस एथेनॉल से? एथेनॉल में तो मिलते हैं लोग, मिलते हैं एथेनॉल में तो मिलते हैं, और खासकर मिडिल क्लास का आदमी। वो मर्सिडीज चलाने वाला शायद परेशान ना हो, लेकिन जो मिडिल क्लास का, जो सेंट्रो चलाता है, जो चलाता है, छोटी गाड़ियाँ चलाता है, वो परेशान है। अरे मैं आपको एक डेटा देता हूँ, देखिए ये मतलब 2022 का विधानसभा इलेक्शन, 2024 का लोकसभा इलेक्शन। 22 में बीजेपी रिपीट हुई तो वो योगी जी का, मोदी योगी दोनों का वोट था। 17 केवल मोदी या बीजेपी का, तो मोदी जी का वोट था, योगी जी तो पिक्चर में नहीं थे। ये 22 का दोनों का वोट, ठीक है, और 24 बीजेपी को जब सबसे बड़ा डेंट पड़ा आज तक का, वो वाला। अब मैं एक ही डेटा दूंगा आपको, बाकी जाति वार सब कुछ 19 क्यों भूल गए? 19 में तो मोदी जी का, योगी जी का था लोकसभा। मैंने इसलिए कि एक जिसमें हम योगी जी की बात कर सकें और दूसरा जिसमें झटका लगाओ उसकी बात कर सकें, इसलिए दो रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। केवल एक डेटा दे रहा हूं आपको, 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को कुल वोट पड़ा था 41.29%, इतना ही करीब होगा, आप बताएंगे, ठीक है। और इसका अगर जाति, मैं धर्म के हिसाब से वोट मैंने पूछा, कितने हिंदुओं ने वोट दिया, क्योंकि हम बात करें ना बीजेपी को चाहिए वो हिंदू कंसोलिडेशन। 54% हिंदू वोट मिला बीजेपी को 2022 में, 54%। अब आप इमेजिन कीजिए 2017 में, 2024 में कितना मिला होगा, जब इतना ग्राफ डाउन हो गया बीजेपी का। 62 लोकसभा सीटों से कितने पे आ गई सर? 33 पे आ गई, 33 पे आ गई। तो 2024 के इलेक्शन में ओवरऑल वोट जो था बीजेपी का, वो कमोबेश जो है वो उतना ही था, 41.67% के करीब था। कितना हिंदू वोट था ये? 53 से 54%, सेम।
हिंदू वोट में कोई कमी नहीं आई 2022 में और 2024 के अंदर, ये क्या बताता है? जैसे विनोद जी ने बोला कि भाई लोग बार बार चंदा चोरी की बात करेंगे, उसमें घेरने की सरकार की बात करेंगे। जब 24 पूरा आप कहते हैं कि जाति पे चला गया था इलेक्शन, तब भी ये योगी आदित्यनाथ यही हैं, उनको वो क्या बोल सकते हैं शेर के रूप में दिखा सकते हैं, उनकी भाषा हो सकती है और उसको यूज भी करेंगे। लाखों आतंकवादी होने के बाद भी उनका मजहब बदनाम नहीं हुआ। एक मंदिर में चोरी क्या हो गई, तुम्हारी आस्था ही समाप्त हो गई। वो हिंदुओं से प्रश्न कर सकते हैं, वो चूंकि बार बार उस मदरसे की बात कर रहे हैं, उस धार्मिक स्तरों की बात कर रहे हैं, उसको उभार लाने के लोग कहेंगे कि भैया इतने लोगों ने किया तो आज भी उसके प्रति उनकी आस्था है। एक मंदिर के चोरी के चलते तुम्हारी हिंदू की आस्था समाप्त हो गई। हिंदुत्व आस्था को समाप्त नहीं हो सकता। एक चीज जान लीजिए, एक चोरी का ये पहला कांड नहीं है जो कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर में चोरी हुआ। और उठा भी कौन रहा है? वो उठा रहे हैं जिनका उस मंदिर से कभी भी नहीं था आस्था और न कभी वो उसके लिए समर्पित थे, लेकिन आज जिस तरीके से उनको लगता है कि राजनीतिक लाभ मिलेगा और उसके पीछे पूरी तरह से खड़ी दिख रहे हैं। आज भी आपको लगता है 50% से ज्यादा हिंदू योगी जी के साथ मुझे लग रहा है कि पिछले बार के अपेक्षा इस बार ज्यादा हिंदू आ सकते हैं उनके पास, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडा को खड़ा कर रहे थे। आज पूरी तरह से देखिए, उनके साथ 2-3 प्लस पॉइंट है। अपने पूरे शासनकाल में अपने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं कभी समाप्त होने दिया। सड़क, बिजली, जो मूल सुविधाएं हैं पब्लिक की, उसको इन्होंने कभी समाप्त नहीं होने दिया। आपका लास्ट सर्वे क्या कहता है यूपी के बारे में? नहीं, वो तो बाद की बात दिखाएंगे, अब उसको आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो किसी लास्ट टू लास्ट बता दीजिए। मैं बता रहा हूं कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी में कहीं नहीं होती है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और उनकी जब कमी होती है और जब अपोजिशन में जो लीडर हैं उनके ऊपर में लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो मैं ये कह सकता था कि ये नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है योगी जी के साथ कि जो वो साफ गोई से बात कर लेते हैं ना, लोगों को वो मुझे लगता है ठीक लगता है कि चलो जो भी है साफ साफ आदमी बता तो रहे। जैसे आज उन्होंने क्या किया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी सब हुआ, पार्लियामेंट में भी उठ रहा है, विधानसभा में इतना हंगामा उस मुद्दे पर हो गया। अब वो बाहर निकले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ साफ कहा, उन्होंने कहा देखो साहब, ट्रस्ट मैंने नहीं बनाया था, सरकार ने नहीं बनाया था, तो मैं ट्रस्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब ट्रस्ट ने कहा एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हमने एफआईआर करवा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बना दो, हमने कमेटी बना दी। हमने इतने लोग पकड़ लिए, हमने उनको जेल में भी डाल दिया। बाकी सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इससे बता दो हमारी गलती क्या है। एक आदमी मतलब वो एक बात करने का भी जो तरीका है ना, वो मुझे लगता है कि भाई सामने वाले को इतना तो महसूस होता है कि चलो ठीक है, ये आदमी जो कर सकता है वो तो कर रहा है। बिल्कुल, और छिपाने की कोशिश नहीं ढकने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक्शन लेते हुए आप देख रहे हैं। और पॉलिटिक्स में क्या है, कम्युनिकेशन और उसके आधार पर क्रेडिबिलिटी और परसेप्शन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, तो फिर परसेप्शन बढ़िया क्रिएट हो जाता है। इस मसले पे बैकफुट पे जाएगा ये लोग। वो इथेनॉल वाला बता दीजिए। इथेनॉल वाले पे ज़रूर ये है कि वो एक बज़ कब बड़ा हो जाए ये पता नहीं चलता है। ठीक, सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसको लेकर रिएक्ट करते हैं, तो सरकार से तो एकदम ही अपेक्षा की जाती है कि आप पूरी तरह से इस पर सामने आए, वरना एक बार प्रेशर माउंट होना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा फैल जाएगा फिर तमाम इन्फॉर्मेशन आएगी। आज शुरुआत कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने, पीएम हाउस जा रहे थे वो लेकर के। देखो, अरविंद केजरीवाल जी की तो समस्या दूसरी है। अरविंद जी शुरुआत कर दी, अरविंद जी पीएम हाउस चले जाएंगे। ये मुद्दा ऐसा है, ये अरविंद केजरीवाल का या राहुल गांधी का या किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा एक सामान्य मतलब पब्लिक का है मुद्दा। सर, माहौल तो कोई बनाता है। हाँ, माहौल बनाते हैं, लेकिन अगर वो ये इसमें उल्टा है। इसमें माहौल बना हुआ है इसलिए वो शुरुआत कर रहे हैं। इसमें मतलब माहौल जो कि बन चुका है पब्लिक के बीच में, इसलिए वो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक तो होता है जब नेता कोई शुरुआत करता है तो माहौल बनता है, जैसे राम मंदिर का माहौल बीजेपी ने बनाया। इसमें उल्टा है, इसमें इथेनॉल का माहौल। एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे भी जो भी उन्होंने बताया आपने कि वो नारे बताए, इसका काउंटर भी है। मैं आज ही कहीं बैठा हुआ था अपोजिशन कैंप पे, तो उनका काउंटर ये है कि जो राम के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे, वो आपके क्या होंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली योगी जी के पास ही काउंटर है, काउंटर दूसरे के पास भी है। तो ये जो है, क्योंकि भाई हिंदुत्व से आस्था थोड़ी खत्म हो रही है। आस्था जो विपक्ष की कोशिश है वो बीजेपी से खत्म करने की कोशिश है। हिंदू तो तभी पूजा करता था जब बीजेपी इस दुनिया में नहीं थी, और हिंदूवाद भी पूजा करेगा। आस्था राजनीतिक दल के प्रति है कि नहीं है। जो विमर्श जो बनेगा अपोजिशन वर्सेस बीजेपी रूलिंग का, वो ये बनेगा। अपोजिशन फिर मैं कह रहा हूँ सारी चीजें, इशू सारे हैं। हाँ। राम मंदिर का भी इशू है, इथेनॉल का भी इशू है, सवर्णों की नाराजगी, किसी एक सेक्शन की नाराजगी, सब कुछ होगा। बैगेज क्या है अपोजिशन में? जो बैगेज है, देखो मतलब अपोजिशन के साथ बैगेज क्या, बैगेज वही है
जैसे बिहार में होता है हाँ बैगेज, हाँ वही तो वो बैगेज वही है। मैं दोनों बातें आपसे पूछ रहा था कि भाई योगी की रिपोर्ट क्या है और आपने इसको बैगेज शब्द कहा, अखिलेश यादव की रिपोर्ट क्या है? भाई आफ्टर ऑल कंपैरिजन ही है ना। हाँ, सीधे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़े खूबसूरती से उस बैगेज को किनारे कर दिया था। जो उन्होंने टिकट जिस तरह बांटे, जिस तरह उन्होंने मंच पे जिन लोगों को रखा बजाय तमाम उन चेहरों के जिनसे वो बैगेज बनता है, तो वो उसको काउंटर कर ले गए। लेकिन वो लोकसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव में अगर अखिलेश जी उस बैगेज को किनारे कर लेंगे, अगर वो होता क्या है 2022 में क्या हुआ था, 2022 में अखिलेश जी के पक्ष में बड़ा जबरदस्त माहौल था। उनकी अगर आप यात्राएं देखते और रैलियां देखते, भाई गाजीपुर से चले तो लखनऊ पहुंचने में उन्हें पूरी रात लग गई थी, इतना स्वागत हुआ था रास्ते में। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक जो है, वो निकल आया सड़कों पर और वो सड़कों पर उसी तरह नारे लगाने लगा। तो जो लोग बढ़ रहे थे अखिलेश जी की तरफ, उनके अपने, चूंकि अखिलेश जी एक युवा नेता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, वो क्वालिटीज़ हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह अनुभव ही नहीं थे, वो तो 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, तो लोग बढ़े उनकी तरफ। लेकिन जैसे ही उनका वोट बैंक निकला सड़क पर, तो देखिए अखिलेश यादव 125 पे आगे रुक गए। सीटें बढ़ी उनकी, 47 से 125 तक पहुंचे, 37% वोट पहुंचा, लेकिन वो थ्रेशोल्ड नहीं पार कर पाए। तो वो जो चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दिलचस्प चीज़ बताऊं कि सपा के किसी जानने वाले, किसी करीबी व्यक्ति से मैंने पूछा कि ग्राउंड पर मेहनत करते हुए अखिलेश यादव क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, अगर इस चुनाव में उनको बहुत अच्छा करना है तो। उन्होंने यही बात कही कि उनको ये डर है कि हमारा जो कोर वोटर है, अभी से अगर ग्राउंड पे अगर हम बहुत कुछ किए तो कुछ ऐसा उटपटांग कर देगा जिससे बैकफायर हो जाएगा। और अभी उनकी रणनीति सौरभ ये है, जो कास्ट के हिसाब से सभी विधानसभा सीटों पे अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए जाएं, और लगभग उन्होंने मन बना लिया है अपना, अच्छा, कि किस सीट पे कौन होगा। कांग्रेस और फिर जब अलायंस की बात होगी तो वहां पर कुछ बदलाव होंगे, लेकिन मोटे तौर पे कास्ट इक्वेशन उन्होंने अपना खाका खींच लिया है। तो बीजेपी के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि पहली बात तो ये कि आपका कैंडिडेट ठीक हो, लोकसभा चुनाव जैसा ना हो। दूसरी चीज कि वो हिंदुत्व वाला काम कार्ड चले। लोकसभा वाला माहौल बिल्कुल नहीं है इस बार, 24 वाला माहौल नहीं है। एकदम नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे विनोद जी ने कहा कि उसके काउंटर बहुत सारे पड़े हुए हैं। देखिए उसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम में डिस्कशन किया था। योगी आदित्यनाथ ने चोरी के बाद जब अयोध्या में जाकर बोला उन्होंने कि दूध का दूध है, पानी का पानी होगा, उसमें हम लोग का क्वेश्चन था जब अयोध्या पे कर रहे थे कि भाई जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके ऊपर कितना विश्वास है कि वो इसको दूध का दूध है, पानी का पानी। 73% लोगों का कहने का क्या मतलब था सौरभ जी? नया वाला तो आप बता नहीं रहे। नहीं, नया वाला नहीं, यदि हम वहां से देखें जब उस समय की शुरुआत है, योगी आदित्यनाथ के करप्शन सटा नहीं सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मेरिट ये चीज है। यदि विनोद जी भी मान रहे हैं और मैं भी, मेरा अपना भी कहना है कि जो लोकल इशूज हैं और जिस पे करप्शन है डीएम के यहाँ या पंचायत में और ये सब है, पब्लिक है परेशान। लेकिन जब बात जहां मुख्यमंत्री की आती है तो वो ये नहीं कहते कि नहीं ये इनके कारण। वोट डालते हो तो चेहरा समझता ना आदमी, किसको आएगा, कौन आएगा। और उनको लगता है कि ये इनके आने के बाद सबसे बड़ा जो इशू बन रहा है, जैसे देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम चलेगा। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहां जातीय बहुत समीकरण बहुत तेज चलेगा। तो हर एरिया का एक अलग होता है। जैसे आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सीधे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। उनके हर स्पीच में इस चीज को आप देखेंगे। तो उनको भी पता है कि हमें किस तरीके से अपने वोटरों को साथ साधना है और उनको साधने के लिए हमें किस तरह की स्पीच देना होगा और काम करना पड़ेगा। इतने के बावजूद यदि अखिलेश यादव डर रहे हैं कि मेरे कोर वोटर यदि रोड पर निकलेंगे तो नुकसान हो सकता है मेरा, वहीं योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कंप्लीट करने जा रहे हैं। लोगों से संवाद शुरू कर दिया, जिनके ऊपर कहा यह जाता था कि ये लोगों से बात नहीं करते, वो आज अपने योगी जी ने पहले कैंपेन शुरू कर दिया, अखिलेश जी का कैंपेन अभी शुरू होगा। देखिए उसके दो कारण भी है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी को कैंपेन करने में दिक्कत नहीं है, सारे सरकारी संसाधन उनके लिए लग जाएंगे। अखिलेश जी के कोई भी सरकारी कार्यक्रम वो हो जाता है, प्रचार ही हो जाता है। जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ ये रहता है ना कि वो तो सरकारी कार्यक्रम के तहत भी, जो आप पहले तो एक जमाना था, मर्यादा हुआ करती थी, सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण नहीं होते थे। अब तरीका ये निकाल लिया गया, फीता काटो बगल में जनसभा कर लो तो वो दोनों हो जाते हैं काम। पहले खाली फीता ही कटता था। सर बहुत शुक्रिया, यूपी पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। मनोज जी बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए, खासतौर पर आपने जो अपना हमको ये जंतर मंतर वाला अनुभव बताया, बहुत इंटरेस्टिंग था। रही गया जो पोस्टर वाला था जो आप मुझसे किया था
हम लोग बाहर में थे कि पोस्टर लिखता कोई था, टांगता कोई था और देता कोई था। जंतर जिसके मंतर हाथ के- में दिखता था पोस्टर, वो उसका पोस्टर नहीं लिखता होता था। नहीं था। चलिए, भी मजेदार बात है, इस पर अलग बात करेंगे सर। बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।